देखिए ये हमारी किताब है अकाउंटेंसी की, रीडर चॉइस की। क्या आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे? अभी नहीं? शताक्षी, माइक ऑन करो। यस सर। स्क्रीन यस सर। कंप्यूटर पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है एनसीईआरटी की किताब, लेखा शास्त्र का यस पहला। सर। ओके, सो जितने भी बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं वह ध्यान से देखें। अभी जिन्हें मैं देख पा रहा हूँ केवल 2 बच्चे हैं जिनका कैमरा ऑन है, बाकी सारे लोग भी अगर कैमरा ऑन कर लेंगे तो आप बेहतर सीख सकेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे जुड़ रहे हैं, उन्हें मैं जोड़े ले रहा हूँ। ओके, सो ये जो पहला चैप्टर है अकाउंटेंसी का, जिसका बहुत बेसिक होगा, लेखांकन एक परिचय। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या क्या सिलेबस होगा सबसे पहले हम उसे डिस्कस करेंगे। ओके, और उसके बाद में हम पहले चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है गर्ल्स? तो अकाउंटेंसी की जब बात आती है तो सबसे पहले जरूरत पड़ती है ये जानने की कि अकाउंटेंसी दरअसल है क्या। हिंदी में इसको लेखा शास्त्र बोलते हैं। लेखा यानी लेखन से संबंधित, शास्त्र का मतलब होता है कि ज्ञान का कोई एक समूह। ठीक है, शास्त्र का मतलब क्या है कि कुछ सिद्धांत होंगे, कुछ थ्योरीज होंगी, ठीक है, कुछ नियम उपनियम मान्यताएं होंगी, और वो मान्यताएं किसी एक विषय से संबंधित होंगे। यहाँ लेखा का मतलब होता है हिसाब किताब रखना। जो व्यावसायिक संस्थाएं हैं और गैर व्यावसायिक संस्थाएं भी जो होती हैं, साल भर वह जो भी गतिविधियां करती हैं, उन्हें अपनी गतिविधियां करते हुए जो लेन देन वो करती हैं, जो आय कमाती हैं या जो उनके खर्चे होते हैं, उनका हिसाब रखना होता है। तो वो हिसाब रखना ही लेखा कहलाता है। उसका लेखा कैसे किया जाए ये लेखा शास्त्र बताता है, मोटे मोटे तौर पे। क्या इतनी बात सभी को क्लियर है जो मैंने अभी बताया? तो चलिए हम ये जानें कि ये जब हम जानेंगे कि लेखा कैसे करते हैं संस्थाओं में, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमारी इस अकाउंटेंसी के किताब में या अकाउंटेंसी का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है उसमें सबसे पहले तो हम जानेंगे कि लेखांकन का अर्थ क्या होता है। ठीक है, लेखांकन का अर्थ अर्थात कि लेखांकन में क्या क्या शामिल होता है। जैसे लेखांकन एक सूचना के स्रोत पे, सूचना का स्रोत किसके लिए? व्यापारी के लिए। लेखांकन की जो किताबें होती हैं वो उसे बताती हैं कि उसका कितना लाभ हुआ एक निश्चित समयावधि में, उसने कुल मिला के कितना उत्पादन किया, कितना विक्रय किया, कितना क्रय किया, कर्मचारियों को कितनी वेतन दी, कितनी सैलरी दी। ये सारी बातें इनकी सूचना लेखांकन के जो स्रोत होते हैं यानी कि जो अकाउंटिंग बुक्स होती हैं वहां से मिल पाते हैं। तो लेखांकन का एक उपयोग क्या हुआ? लेखांकन का एक उपयोग हुआ, लेखांकन के स्रोत के तौर पे आप लेखांकन का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये आप जानेंगे पहले अध्याय में। दूसरा आप जानेंगे कि लेखांकन हम करते क्यों हैं। तो आपने एक तो भाई लेखांकन के स्रोत के रूप में ही उद्देश्य जान लिया कि जो व्यापारी होता है वह चाहता है कि उसे पता चले, बहुत सारी सूचनाएं मिलती रहें, है ना। इसके लिए वो क्या करता है? लेखांकन कराता है। लेखांकन की भूमिका क्या है? कहाँ? व्यवसाय में, ठीक है ना, या उस संगठन में जहाँ पे लेखांकन कार्य हो रहा है। लेखांकन के आधारभूत कुछ शब्द होंगे जिन्हें हम जानेंगे। ठीक है, आधारभूत शब्द का मतलब है, देखिए हर विषय की कुछ अपनी टर्मिनोलॉजी होती है, यानी कि उसके कुछ खास शब्द होते हैं। वह शब्द अगर हमें उनके अर्थ नहीं पता होंगे तो जब जब उनका प्रयोग आएगा हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या बात कही जा रही है। ठीक है ना, तो हमें जरूरत इस बात की होती है कि हम जो बेसिक शब्द हैं उन्हें जान लें। ठीक है, इतनी बात लेखांकन के परिचय, ये जो पहला अध्याय होगा इसमें होगा। दूसरा होगा लेखांकन का सिद्धांत आधार, यानी कि लेखांकन के कौन कौन से सिद्धांत हैं। एक सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धांत है, ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसका मतलब होता है क्या? GAAP। ओके, GAP यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ऐसे लेखांकन सिद्धांत जो सबके द्वारा सहज रूप से सामान्य रूप से स्वीकार किए जाते हैं। ठीक, उन्हें क्या बोलते हैं? GAAP। गाप बोला जाता है इसको, गाप ऐसे बोल देते हैं, लेकिन आप इसे ऐसे समझे, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल।
दोहरा सकते हैं क्या सारे लोग? सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धांत, इसे क्या बोलेंगे? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, अगर आपके पास किताब है तो अपनी किताब में भी आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। शताक्षी अपना माइक आप ऑन कर लो परमानेंट, ठीक है, ताकि जब आप कुछ बोलो, शताक्षी और अमूल्य स्पेशली, जब आप बोलो तो हो जाए। और जो भी बच्चे जुड़ गए हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना कैमरा ऑन कर लें, बेटर रहेगा। कैमरा ऑन होगा तो आपके एक्सप्रेशंस मुझे बताएंगे कि आपको सुनाई पड़ रहा है या आवाज चली तो नहीं गई है, ठीक है। एवरीबडी कैन मेक देयर माइक ऑन, नो प्रॉब्लम, ठीक है, अपना माइक ऑन कर सकते हैं। अगर बैकग्राउंड में शोर बहुत ज्यादा है तो आप चाहें तो उसे ऑफ कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज ऑन रहे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सबसे पहले सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे जो हमारे लेखांकन के जनरली एक्सेप्टेड सिद्धांत हैं। उसके बाद में जो आधारभूत लेखांकन होता है उसकी संकल्पना क्या है। संकल्पना का मतलब होता है कि ये कुछ बच्चे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं बार बार, लेकिन नहीं जुड़ पा रहे हैं किसी कारण से। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो सॉरी, फिर से कंटिन्यू करते हैं। लेखांकन की जो आधारभूत संकल्पनाएं हैं, संकल्पना का मतलब होता है मान्यता, ठीक है। आप लेखांकन के बारे में क्या मानते हैं, कहाँ से शुरुआत हुई, ये कुछ बातें यहाँ पर आएंगी, ठीक है। लेखांकन की प्रणालियां यानी कि अकाउंटिंग सिस्टम्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं हम यहाँ जानेंगे। लेखांकन के आधार कौन कौन से होते हैं, ठीक है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जिन्हें कहा जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी कुछ होते हैं। ये स्टैंडर्ड थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्या होते हैं। ऐसा होता है कि जैसे मान लिया आप एक संस्था है, कोई दूसरी एक संस्था है, तीसरी संस्था है, और तीनों अपने यहाँ अपने अपने ढंग से लेखा करते हैं, तो अपना अपना लेखा तो वो कर लेंगे, लेकिन अगर इन तीनों सिद्धांतों में लेखांकन के अलग अलग नियम या अलग अलग मानक अपनाए गए हैं तो उनका आपस में कंपैरिजन नहीं हो सकता। भारत में काम करने वाला कोई संगठन ऑस्ट्रेलिया में काम करने वाले किसी संगठन से अगर हम चाहते हैं उसकी तुलना कर सकें, तो दोनों संगठनों में जो भी उत्पादन हुआ, विक्रय हुआ, क्रय हुआ, उनका अगर लेखा हम सेम नियमों के साथ करेंगे, एक जैसे नियमों के साथ करेंगे, तो ही उनका आपस में कंपैरिजन किया जा सकेगा। तो इसीलिए कुछ मानक नियम बना दिए जाते हैं। ये ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रहे हैं, अब उसमें अगर नियम ही अलग अलग हो दो लोगों के लिए, दोनों प्रतिभागियों के, तो क्या उनकी आपस में कोई तुलना हो सकती है? जाहिर सी बात है, नहीं हो पाएगी। तो ये जो लेखांकन मानक हैं, ये लेखांकन के सामान्य नियम हैं जिन्हें हर कोई पालन कर ले। तो ये भारत में लेखांकन मानक अलग अलग हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्हें बोलते हैं। कुछ इंटरनेशनली जो है एक्रेडिटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, ठीक है, जिन्हें IFRS बोला जाता है। तो ये अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली है। और वस्तु और सेवा कर, जिसे GST के नाम से आप सुनते हैं, आज भी आपको पता होगा, न्यूज में है कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कौन है फाइनेंस मिनिस्टर, कोई बता सकता है? अनामिका या प्रज्ञा, शताक्षी, हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर कौन है इस समय? वित्त मंत्री कौन है भारत की? महिला है? ऑप्शन दे, ऑप्शन यस दे। सर। ऑप्शंस में पहला नाम आता है, सबसे पहला नाम बिहार से है, राबड़ी देवी। दूसरा नाम मायावती जी। तीसरा नाम ममता बनर्जी। चौथा नाम निर्मला सीतारमन। राबड़ी देवी। सर राबड़ी देवी। राबड़ी देवी फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। राबड़ी देवी जो है बिल्कुल भी नहीं है, गलत ऑप्शन है। अब 3 ऑप्शन बचे हैं, मायावती, ममता जी और निर्मला सीतारमन जी। फोर्थ ऑप्शन फोर्थ निर्मला ऑप्शन सही है। सीतारमन जी। निर्मला सीतारमन जी हमारे देश की वित्त मंत्री हैं, जिन्हें फाइनेंस मिनिस्टर भी कहा जाता है। आज वो वस्तु और सेवा कर की एक मीटिंग लेने वाली हैं, जिसमें इस बात पर चर्चा होने वाली है कि देश में जो कोरोना से संबंधित दवाइयां हैं या PPE किट हैं या जो भी मास्क वगैरह आते हैं, इनको GST से फिलहाल मुक्त रखा जाए, और कब तक मुक्त रखा जाए इसी बात की चर्चा है। तो आज ये मीटिंग होने वाली है और संभवतः मीटिंग शुरू हो जाएगी कुछ समय में। तो वस्तु और सेवा कर क्या है, इसको भी हम जानेंगे अध्याय 2 में। थोड़ा सा जल्दी से और हम कुछ चैप्टर्स का ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर पहले चैप्टर पे आते हैं, ठीक है। तीसरा चैप्टर है लेन देनों का अभिलेखन। ये
शुरुआती बेसिक्स थे, थ्योरी थी। इसके बाद में जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे माल खरीदना, माल बेचना, है ना, तो उनका लेखा कैसे करेंगे। तो व्यावसायिक सौदे जो होते हैं उनका लेखा हम जब करते हैं तो किस आधार पे करते हैं। तो आपको पता होगा, जब आप किसी दुकान पे जाते हैं और कोई सामान खरीदते हैं तो आपको वहां से एक बिल लेना होता है, मिलता है ना एक बिल। तो उस बिल के आधार पे दुकानदार जो है वो अपने यस सर। अकाउंटेंट को वो बिल हैंड ओवर कर देता है, और वो अकाउंटेंट उन बिल के आधार पे अपने अकाउंटिंग कंप्यूटर पे उसे लिखना शुरू कर देता है। बात क्लियर है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में फिर हम बात करते हैं कि जो लेखांकन समीकरण है ये क्या होता है। लेखांकन समीकरण क्या होता है मैं थोड़ा सा बता दूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। लेखांकन समीकरण का मतलब होता है कि जस्ट अ मिनट बेटा, एक मिनट जरा। सो अभी आपको व्हाट्सएप का दिख रहा है क्या, या जो अकाउंटिंग है वही वाली दिख रही है। जो स्लाइड दिख रही है वो कौन सी दिख सर रही है। वही अकाउंट वाली दिख रही है। वही दिख रही है, दैट्स गुड। सर वही बुक की दिख रही है। बुक की दिख रही है, हाँ ठीक है। एक सेकेंड। अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमने इसमें जाना कि हम व्यावसायिक लेन देन के स्रोत, सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। मैंने बताया वाउचर्स के आधार पे करते हैं या बिल के आधार पे करते हैं। लेखांकन समीकरण क्या होता है, जैसे आपको पता होगा कि आपके घर में कुछ संपत्तियां हैं और कुछ जो है आपके पापा की अपनी खुद की पूंजी है और कुछ उन्होंने उधार लिया होगा, हो सकता है उधार लिया हो। जैसे एक व्यापारी होता है तो जितने भी असेट्स खरीदता है वो सारी असेट्स जो होती हैं, एक तो उसका अपना खुद का पैसा होता है जिसे हम बोलते हैं कैपिटल, ठीक है, और दूसरा पैसा अगर वो बैंक से उधार लेता है तो उसे बोला जाता है लायबिलिटी। मान लिया किसी के पास 8 लाख अपने खुद के थे और उसने बैंक से उधार लिया 2 लाख, तो अब उसके पास कितना हो गया, 10 लाख। अब ये 10 लाख या तो उसके पास कैश के रूप में होगा या किसी एसेट के रूप में होगा, ठीक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, अकाउंटिंग इक्वेशन होती है असेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये मोटा मोटा मैंने आपको बताया, बाकी डिटेल में हम इसे पढ़ेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई सभी को। असेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, इज इट क्लियर। यस सर। ओके। सर फिर दूसरी बात आएगी कि जो आपका नाम और जमा है, यानी कि डेबिट और क्रेडिट, ये क्या होता है डिटेल में हम इसे बाद में जानेंगे। अकाउंटिंग में जनरल में एंट्री कैसे करते हैं, खाता बही कैसे बनाते हैं, और अगर आपको खाता मतलब खाता बही क्या होता है, और रोजनामचा यानी जर्नल के आधार पे हम खतौनी कैसे करते हैं। अब मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, अकाउंटिंग में 2 बातें प्रमुख होती हैं। पहला होता है जो बेसिक किताब होती है अकाउंटेंसी की, जिसमें हम सबसे पहली बार लेखा करते हैं, वह रोजनामचा कहलाता है। रोजनामचा यानी कि अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं जर्नल। अब थोड़ा सा समझिएगा कि ये क्या होता है। हम जैसे जैसे प्रतिदिन जो जो लेन देन करते हैं व्यापारी के तौर पे, हम उसे चाहते हैं कि डे टू डे लिखते चले जाएं अकाउंटिंग बुक्स में। तो एक रजिस्टर होता है जिसमें लिखने की एक विशेष पद्धति है, जिसके अंतर्गत हम वो जो लेन देन हो रहे हैं, जैसे फला को इतने का माल बेचा, ठीक है, मिस्टर ए को इतनी सैलरी दी, जितने भी इस तरह के लेन देन होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। अभी कैसे रिकॉर्ड किए जाएंगे, क्या लिखेंगे, इसकी टेंशन मत लीजिए। अभी केवल इतना जानिए कि एक बुक होती है जिसमें दिन प्रतिदिन के जो लेन देन होते हैं उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं, ठीक है, यानी कि वही खाता। रोजनामचा बोला जाता है। क्या इतनी बात क्लियर है अमूल्य। मैंने क्या बोला, जर्नल यानी रोजनामचा क्या होता है,
दिन प्रतिदिन के लेन देन जिस रजिस्टर में या जिस किताब में जिस बही में लिख लिए जाते हैं उसे रोजनामचा बोला जाता है। ठीक है, फिर रोजनामचा में जो कि अलग अलग प्रकार के लेन देन लिखे जाते हैं, जैसे सैलरी से रिलेटेड लेन देन डेट वाइज लिखा जाता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम नेचर वाइज रिकॉर्ड कर लें, यानी कि जैसे सैलरी एक जगह पे लिख लें, विक्रय जो हुआ उसे एक जगह पे लिख लें, कैश के ट्रांजेक्शन एक जगह पे लिख लें। तो उसमें से हम चुन चुन करके जब हम एक दूसरी किताब में लिखते हैं उसको हम बोलते हैं खाता बही, यानी कि लेजर। तो ये दो मेन किताबें हैं। ये क्या है, कैसे बनती हैं, अभी ये टेंशन मत लीजिए, खाली इतना जानिए कि अकाउंटेंसी में ये दो किताबें मुख्य होती हैं जो बेसिक बही खाता बनाने के लिए यानी कि बुक कीपिंग का हिस्सा होते हैं। कौन कौन सा हिस्सा है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे। एक तो रोजनामचा जिसे हम जर्नल बोलते हैं, और दूसरा खाता बही जिसे लेजर बोला जाता है। लेजर, LEDGER, लेजर, LED और GER, ठीक है, ये लेजर बोला जाएगा। और जो रोजनामचा होता है, हाँ, LEDGER, और रोजनामचा जो होता है इसको जर्नल बोला जाता है। जर्नल का मतलब होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जर्नल यानी कि JOUR, जर्नल, ठीक है। और गर्ल्स आपको पता होगा कि जो न्यूज़पेपर्स होते हैं ना उनको भी जर्नल्स कहा जाता है। जर्नल्स का मतलब होता है डेलीज। कभी कभी आप देखते हैं कि इनको दैनिक बोलते हैं, दैनिक का मतलब डेली आने वाला, और जर्नल का मतलब भी डेली आने वाला होता है। तो जब यस सर। हम जो हमारे दिन प्रतिदिन के जो लेन देन होते हैं उन्हें जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसे रोजनामचा, रोजनामचा मतलब रोज का मतलब होता है डेली। तो रोजनामचा यानी कि जिसमें रोज हम एंट्रीज करते हैं, वो डेली एंट्री करते हैं, उसको हम जर्नल बोलते हैं। जर्नल का अर्थ भी दैनिक होता है, ठीक है। तो जर्नल और लेजर ये दो मेन बुक्स हैं बुक कीपिंग की, यानी कि अकाउंटिंग में जो हम लेन देनों का अभिलेखन करेंगे, अध्याय 3, ठीक है। इसमें हम बाद में ये सब जानेंगे डिटेल में कि कैसे हम जर्नलाइजेशन करते हैं, कैसे हम जो है खाता बही बनाते हैं, ये तो बात की बात है, ठीक है। ये हम जानेंगे डिटेल में, ये तो पूरे चैप्टर्स हैं, अभी हमें पूरा चैप्टर थोड़ी पढ़ना है। अभी हमें केवल बेसिक बात जाननी है कि जब हम लेन देन का अभिलेखन करेंगे तो हम जर्नल बनाएंगे और लेजर बनाएंगे, ठीक है। लेन देन का अभिलेखन पार्ट 2 जो है, इसमें क्या होगा, इसमें जब आप जर्नल और लेखांकन आप बना चुके हैं तो कुछ और भी आप काम करने वाले हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 ये हो गया था, सॉरी, पार्ट लेन देन का अभिलेखन पार्ट 3 है यहाँ पे, ये इन्होंने 2 ही लिख दिया, इसको पार्ट 3 कर लीजिएगा, ठीक है। तो पार्ट 3 में आप क्या पढ़ेंगे, इसमें जर्नल जो होता है वो छोटी छोटी जो संस्थाएं होती हैं, बहुत छोटी संस्थाएं जो होती हैं वो केबल जर्नल बनाती हैं। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे रिलायंस है, ठीक है, या जियो है, या वोडाफोन है, ठीक है, या और भी भेल सेल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, रिलायंस वगैरह, ये क्या करती हैं कि ये जर्नल के भी फर्दर कुछ सब डिवीजन कर लेती हैं, जर्नल के 8 हिस्से बना लेते हैं। लेकिन ये बड़ी कंपनियां ही करते हैं, बड़े व्यापारी ही करते हैं, ठीक है। उसमें से एक रोकड़ बही होगी, ठीक है, दूसरी क्रय पुस्तक होगी, क्रय वापसी पुस्तक होगी। ये सिर्फ नाम अभी सुनिए, क्या होते हैं डिटेल में हम बाद में जानेंगे, अभी टेंशन मत लीजिए। अभी ये जानिए कि बड़ी संस्थाएं जर्नल के उप विभाजन कर देती हैं, जर्नल के स्थान पर ये कुछ 8 किताबें जो है बनाती हैं, अपने यहाँ मेंटेन करती हैं। इनके नाम देख लीजिए एक बार। एक तो कैश बही मतलब रोकड़ बही, कैश बुक होती है। दूसरी क्रय पुस्तक यानी कि परचेज बुक होती है। कभी कभी हम माल खरीदते हैं, अच्छा नहीं लगता तो उसे वापस भी कर देते हैं, तो वापस किए गए माल का लेखा क्रय वापसी बही में, परचेज रिटर्न बुक में किया जाता है, ठीक है। विक्रय बही जो होती है, विक्रय बही, उसमें क्या करते हैं, जो माल बेचते हैं उसका लेखा करते हैं। विक्रय वापसी बही में भाई हमने किसी को माल बेचा था, अगर उसे पसंद नहीं आता तो वह भी माल वापस कर देता है, तो विक्रय वापसी बही में उसका लेखा हो जाता है, ठीक है। जो लेन देन इन पुस्तकों में नहीं आ पाते उन्हें रोजनामचा में हम लिखा करते हैं, ठीक है। और खातों का संतुलन यानी कि खातों की बैलेंसिंग की जाती है। बैलेंसिंग का मतलब होता है जब खाता बनता है तो उसके दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा बाएं पक्ष होता है, एक दायां पक्ष होता है, दोनों में अलग अलग आइटम लिखे जाएंगे। जो पक्ष भारी पड़ेगा उसी का आधिक्य दूसरे पक्ष पे लिखा जाता है। मतलब जैसे डेबिट में अगर 10,000 लिखे हुए हैं, लेफ्ट साइड में अगर 10,000 लिखे हैं और राइट साइड में मान लिया 8,000 लिखे, तो 2,000 ज्यादा हो गया ना, 10,000 वाला 8,000 से 2,000 ज्यादा है, तो यही यही आधिक्य है, यही बैलेंस है जो लिख दिया जाएगा। कैसे लिखा जाएगा टेंशन मत लीजिए, बताएंगे। और ये आप लंबे समय में सीखेंगे, एक दिन में नहीं सीखा जा सकेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा आइडिया जानिएगा।
ठीक है। फिर आएगा बैंक समाधान विवरण, इसे क्या है बताएंगे। तलपट और अशुद्धियां, मैं बता दूं कि जब आप हिसाब किताब लिखना शुरू करते हैं तो चूंकि आप भी इंसान हैं अकाउंटेंट के तौर पे, तो आपसे भी कुछ गलतियां हो सकती हैं। तो अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उन गलतियों को सुधार करने की एक विधि है तलपट, उसको बनाते हैं और गलतियों का सुधार कर देते हैं। ठीक है। अगला अध्याय आएगा ह्रास, प्रावधान, संचय, विनिमय, विपत्र। वित्तीय विवरण आते हैं जिनमें हम कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, कुछ बातें लिखने से छूट ही अगर जाए तो उन्हें कैसे लिखेंगे। ठीक है। स्टॉक वगैरह से संबंधित ये कुछ एडजस्टमेंट होती हैं। अभी अगर सब कुछ बताएंगे ना तो पगला जाओगे, इसीलिए पूरा नहीं बताएंगे। अभी आप केवल इतना देखो कि ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। ठीक है। अपूर्ण अभिलेखों के खाते जो होते हैं ये जो है एक अलग सिस्टम है। जैसे कभी कभी मैं इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। कभी कभी मान लिया आप पिकनिक पे गए परिवार के साथ, ठीक है, फैमिली ट्रिप थी और आप पिकनिक पे गए। पापा ने जो है पिकनिक पे जो भी पैसे खर्च होने थे, मान लेते हैं उन्हें लगा कि 20,000 रुपये खर्च होंगे पिकनिक पे। कितने? 20,000। तो उन्होंने 20,000 रुपये आपको दे दिए, कहा भाई ये 20,000 रुपये हैं, इन्हें पकड़ो और जब हम लोग चलेंगे तो पेट्रोल कभी भराया जाएगा तो पेट्रोल पंप वाले को आपको पैसे देने होंगे, रेस्टोरेंट में चलेंगे तो पेमेंट आप ही को करना होगा। ठीक है। जहां जहां जो भी खर्चा होगा आउट ऑफ दिस 20,000 आपको खर्च करना होगा। आपने भी कहा कि ठीक है हम तो कॉमर्स पढ़ते हैं, हम कर लेंगे, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हुआ ये कि आप जैसे जैसे खर्च करते गए वैसे वैसे खर्च करने के बाद जब आप घर लौटेंगे तो पापा ये भी तो पूछेंगे कि 20,000 दिए थे भाई, बताओ कितना उसमें से खर्च हुआ और कितना बचा। पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? या दान कर दिया उन्होंने 20,000 आपको, पूछेंगे वो, है ना। तो जब वो पूछेंगे तो आपको उन्हें बताना रहेगा, और बताना ही नहीं, आप चाहेंगे कि आप उन्हें दिखा दें हिसाब पूरा। तो आप क्या करते हैं कि आपको 20,000 मिले हैं, एक तरफ आप ये लिख लेते हैं कि 20,000 पापा ने दिए, ठीक है, ये तो लिखेंगे। और दूसरा आपने पेट्रोल का दिया तो लिख लिया, पेट्रोल के आगे लिख दिया आपने 5,000, भाई पेट्रोल का हो गया, ठीक है। रेस्टोरेंट के 1,000 2,000 हो गए, ऐसे करके आप लिखते चले गए, ठीक है। और ये जो आप लिखते हैं ये हर कोई लिख लेता है, ये अपने आप में अपूर्ण अभिलेखों का एक उदाहरण है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इतनी सी बात है यहाँ पे, अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो यही अपूर्ण अभिलेख हैं, कुछ इसी तरह के। ओके। कंप्यूटर का प्रयोग हम कैसे करते हैं अकाउंटिंग में, ये भी अपने आप में हो गया है, अब ज्यादातर कंप्यूटर से ही अकाउंटिंग होने लगी है। तो वो भी अंत में ये चैप्टर आएगा और कंप्यूटरकृत लेखांकन प्रणाली क्या होती है वो आपको समझाया जाएगा। ठीक है। तो आज हमने केवल सिलेबस अभी डिस्कस किया है। सिलेबस के अलावा हम चाहते हैं कि थोड़ा सा परिचय भी हो जाए अध्याय 1 का। तो अध्याय 1 अपनी बुक में खोल लीजिए और यहाँ पर आप देखेंगे कि अध्याय 1 में जो आपको समझाने की कोशिश की जा रही है वो ये है कि पुस्तपालन है क्या। तो पुस्तपालन अपने आप में एक विज्ञान है। विज्ञान क्या होता है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान का एक व्यवस्थित समूह, ज्ञान समूह, है ना। और कला वह होती है जिसके कुछ अपने सिद्धांत होते हैं मगर उन सिद्धांतों का अनुप्रयोग यानी कि प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ही कला है। ठीक, जैसे आपको सब कुछ पता हो कि ये सुर होते हैं, ये सरगम होती है, ये हारमोनियम होती है, ढोलक होती है, ऐसे ऐसे बजती है, लेकिन जब बजाने की बात आए या गाने की बात आए तो आप कुछ ना कर पाए, तो क्या आप उस कला में पारंगत माने जाएंगे? तो कला का संबंध अभ्यास से है और परफॉर्मेंस से है, विज्ञान का संबंध उसकी थ्योरी से है। ठीक है। तो पुस्तपालन में कुछ नियम और सिद्धांत भी हैं विज्ञान की तरह, तो इसलिए ये विज्ञान है, और चूंकि उनका प्रयोग करना पड़ता है इसलिए कला भी है। तो पुस्तपालन एक विज्ञान और कला है जिसके अनुसार किसी व्यक्ति, संस्था अथवा फर्म के लेन देनों का लेखा कुछ निश्चित पुस्तकें, जैसे एक तो जर्नल बताई, ठीक है, एक आपको खाता बही बताई, जर्नल की भी कुछ सब डिवीजन बताए थे जिसमें कैश बुक थी, परचेज बुक थी, परचेज रिटर्न बुक थी, है ना, ये इस तरह की कुछ बुक्स थी। ठीक है। तो उन निश्चित पुस्तकों में लेखा किया जाता है और एक निश्चित प्रणाली के अनुसार किया जाता है, एक निश्चित सिस्टम होगा उसके अनुसार किया जाएगा और नियमानुसार किया जाएगा, यानी अकॉर्डिंग टू रूल किया जाएगा और रेगुलरली नियमित रूप से किया जाएगा। तो कुछ मुख्य बिंदु, विज्ञान भी है, कला भी है। ठीक है। ऐसा विज्ञान, ऐसा कला जिसके अनुसार कोई व्यक्ति, संस्था या फर्म के कुछ लेन देन होंगे, उनका लेखा आप करेंगे, और लेखा कहाँ करेंगे? निश्चित पुस्तकों में करेंगे। कैसे करेंगे? निश्चित प्रणाली के अनुसार करेंगे, नियमों के अनुसार करेंगे और नियमित रूप से करेंगे, रेगुलरली करेंगे।
ठीक है। एक पुरानी कहावत चलती है, पहले लिख और पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। पापा ने आपको पैसे दे दिए, उसके बाद में पापा ने आपसे कहा जरा 500 रुपए दो, आपने पापा को दे दिए। फिर जब आप हिसाब दे रहे थे उनका, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमने तो तुमसे लिए ही नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, उन्हें कागज दिखा सकते हो कि पापा देखो ये इस लेन देन के पहले और इस लेन देन के बाद आपने हमसे इतने रुपए 500 रुपए यहाँ लिए थे। आप कागज जैसे उन्हें दिखाएंगे, उन्हें याद आ जाएगा। समझ गए। एक दृश्यम मूवी आती है, दृश्यम मूवी, उसमें वो कुछ अजय देवगन जो उसमें एक्टिंग कर रहा होता है, वो कुछ सबूत दिखा देता है, टिकट दिखाता है, मूवी के टिकट दिखाता है, और उससे जो झूठ होता है उसको भी वह लोगों को सही है ऐसा विश्वास भी दिला देता है और सिद्ध भी कर देता है। तो कागज बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा करने में आप सक्षम हो पाते हैं तो पहले लिखें और फिर ही किसी को कुछ दें, ये इसका सिस्टम है। ठीक है। तो फिलहाल बच्चों, आज के चैप्टर में मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको बताया है उसको आप एक बार सिलेबस को अच्छे से फिर से देख लेंगे। और दूसरा, आप इस अध्याय में पहला ये जो पेज है, ठीक है, इसको आप इतिहास मान के, कोई कहानी मान कर एक बार पढ़ना शुरू कर दीजिए। इतना पढ़ डालिए। ठीक है। मैं आपको इसके बारे में कुछ छोटी छोटी बातें बता देता हूँ, कुछ मिनट की, ज्यादा मिनट नहीं हमारे पास बचे हैं, बस थोड़ी सी बात आपको बता देता हूँ। वो ये है कि पहले व्यापार व्यापार जैसे ही मनुष्य ने अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुएं उत्पादित करना शुरू किया तो किसी को दे देता था, बदले में कुछ वस्तुएं ले लेता था। तो किसको उसने क्या दिया और किससे उसने क्या लिया, इसके लिए वो क्या करता था, पत्थरों पे कहीं कोई लाइन खींच देता था, उससे याद रखता था। ठीक है। लेकिन उस समय तक कागज नहीं था, फिर धीरे धीरे भोजपत्र का निर्माण हुआ। भोजपत्र यानी कि पेड़ों के पत्ते, उन पे लिखा जाना शुरू किया जाने लगा। फिर ताम्रपत्र आए, उसके बाद में कागज आया। तो लोगों ने कागज पर लिखना शुरू कर दिया, हिसाब रखना शुरू कर दिया। बहुत लंबा समय है अकाउंटिंग के विकास का। अकाउंटिंग आज जिस रूप में हम पढ़ रहे हैं ऐसी नहीं थी। लंबे समय तक, हजारों वर्षों तक जो अकाउंटिंग करने वाले लोग थे, उन्होंने अध्ययन किया कि कौन सी विधि बेहतर रहेगी। आज जो सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि उन्होंने ढूंढ निकाली है, उसी विधि को हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम फाइनली दोहरा लेखा प्रणाली बोलते हैं। हम इस समय जो कुछ भी बच्चों पढ़ते हैं वो दोहरा लेखा प्रणाली का ही एक हिस्सा होता है। ठीक है। उसका शुरुआत कैसे हुई, क्या हुई, ये सारी बातें हम इसमें पढ़ेंगे। अभी केवल बात ये आती है कि लेखाकर्म की जरूरत इसलिए पड़ी कि जब भी व्यापार होता है तो उसे अपना लाभ या हानि भी पता करना होता है कि उसने कितना लाभ कमाया या कितनी हानि। ठीक है। इसके लिए उसे लेखांकन करना होता है। इसकी कई सारी विधियां होती हैं। मुख्य इसमें जो बात आता है वो आता है पुस्तक पालन, जिसे बुक कीपिंग बोलते हैं, और दूसरा लेखाकर्म, जिसे अकाउंटेंसी कहा जाता है। आपके सब्जेक्ट का नाम अकाउंटेंसी है, तो इसमें पुस्तक पालन, जिसमें जर्नल और लेजर आता है, इसको हम संक्षेप में पढ़ करके फिर अकाउंटेंसी की आगे की एडवांस चीजों पर फोकस करते हैं। ये बात है। ठीक है। जो उत्पादन करने वाली संस्थाएं होती हैं वो लागत लेखा विधि अपनाती हैं, कास्ट अकाउंटिंग, जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा होता है। ठीक है। और जो उत्पादन नहीं करती हैं, अन्य संस्थाएं जो एक जगह से माल खरीद के दूसरी जगह बेचती हैं, वो समान रूप से वित्तीय लेखांकन अपनाती हैं। ठीक है। कौन सा लेखांकन अपनाती हैं? वित्तीय लेखांकन। ठीक है। मैंने जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उनको वित्तीय लेखांकन के बाद कुछ और स्पेसिफिक सूचनाएं चाहिए होती हैं, तो वो अपने यहाँ प्रबंध लेखा विधि का भी उपयोग करते हैं। ठीक है। मैनेजर्स के लिए कुछ खास तरह की रिपोर्ट तैयार की जाती है वित्तीय लेखांकन के आधार पे, उसे प्रबंध लेखा विधि कहा जाता है। तो ये कुछ इसके टाइप हैं। इसमें ऑडिटर कौन होते हैं ये मैंने कल आपको बताया था, कल की जो लाइव हमारी क्लास थी उसमें ऑडिटर का जिक्र आया था ना। सीए करने के बाद आप ऑडिटर हो सकते हैं, सर। है ना। यस और सर। सीए की स्थापना कब हुई ये भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो इतना पढ़ें। यस सर। पुस्तक पालन की कुछ परिभाषाएं अलग अलग राइटर्स ने दी हैं। इसमें आपको जो परिभाषा पढ़नी है, एक जे.आर. बाटली बॉय की परिभाषा पढ़नी है और एक बीजी बिक्री की परिभाषा पढ़नी है। दो परिभाषाएं बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है। और जो हमारे लेखाकर्म की जो परिभाषा है, अकाउंटेंसी की परिभाषा, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के द्वारा जो दी गई है, उसे भी आप हिंदी अंग्रेजी में दोनों तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे। विज्ञान है या कला है, इसका भी अध्ययन करेंगे। आज आपको इतना पढ़ना है घर पे। ठीक है। इसे पढ़ने के बाद अगर आपको कोई शंका होती है, कोई दिक्कत आती है, कोई शब्द वाक्य कुछ भी नहीं समझ में आता है, तो कल की लाइव क्लास में हम फिर से इसे डिस्कस करेंगे यहाँ से। ठीक है। कल भी लाइव क्लास ही होगी, जूम पर ही होगी। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है इसमें या आपके कोई सुझाव होंगे, आप हमें बताइएगा। उन सुझावों को भी फॉलो करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको कोई ऐसी दिक्कत ना आए। ठीक है। सर
हाँ, ये इस चैप्टर का पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा, वो बुक अभी मिल नहीं पाई है। इस चैप्टर का पीडीएफ बेटा मैं ऑलरेडी ग्रुप पे भेज चुका हूँ, एक बार देखोगे तो मिलेगा, मैं अभी उसे मेंशन कर दूंगा, ठीक है? कल ही ओके भेज सर। दिया था, देखेंगे मिलेगा। ओके, यस सर। बुक्स लेने के लिए आप वहां तक जाइए तो मिल जाएगी पक्का, ठीक है? मास्टर बुक डिपो नो पे। सर, वो मिल चुकी है, अच्छा, मिल चुकी है, लेकिन वो भाई के पास वहां पे है और हम यहाँ पे गांव में हैं अभी, तो कल या परसों में जाएंगे वहां पे, कोई तब बात मिल नहीं, जाएगी। तब तक मैं आपको पीडीएफ भेजता रहूंगा, जो जो पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है? परेशान होने की जरूरत नहीं है। यस। तो अभी जितने यस भी सर। बच्चे यहाँ जुड़े हुए हैं, एक बार कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज, ताकि आपका जो है वो रिकॉर्ड हो जाए।